स्टूडेंट्स। रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम क्योंकि ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान को स्टडी कर रहे हैं तो उसी का ये एक बहुत अहम टॉपिक है, द रिवर नाइल। ज्योग्राफी ऑफ रिवर नाइल के बारे में बहुत कुछ जो है वन पेपर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। तो इसके बारे में जानना और इसको समझना बड़ा जरूरी है ताकि हमारी अच्छी सी तैयारी हो जाए। तो इसके अलावा जो है आप लोग जो भी लेक्चर हो रहे हैं होपफुली आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और उनकी अच्छी से तैयारी कर रहे होंगे। और एट द एंड ऑफ वीक इसका जो है टेस्ट होगा, जो भी लेक्चर इंक्लूडेड होंगे, जो भी नोट्स आपको दिए जाएंगे उनका टेस्ट होगा। तो आप लोग अच्छी से तैयारी करते रहें और कंटिन्यूअसली क्लास लेते रहें ताकि आपका हरज ना हो। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। जियोग्राफी ऑफ द रिवर नाइल, कल हमने इंडस रिवर को स्टडी किया था जो कि वो भी बहुत अहम टॉपिक है वन पेपर एमसीक्यूज का। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है जियोग्राफी ऑफ रिवर नाइल, इसको हम आज स्टडी करने लगे हैं। द रिवर नाइल इज सेलिब्रेटेड एज द प्राइमरी क्रैडल ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन, होल्ड्स मॉन्यूमेंटल सिग्निफिकेंस इन ग्लोबल हाइड्रोलॉजी। के रिवर जो नाइल है ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन है इसी से यहाँ से ही क्रिएट होना शुरू हुई थी, तो इसके लिए इसकी जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की भी सिग्निफिकेंस है और रिवर नाइल की भी सिग्निफिकेंस है। ग्लोबली हम देखें तो ग्लोबली ज्योग्राफिक जो स्टेट है ना उसको देखें तो रिवर नाइल की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये मुख्तलिफ इलाकों से होकर गुजरता है। बहुत सी सिविलाइजेशंस जो है इसी रिवर से मर्ज वजूद में आई, इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी को हम देखते हैं कि ये क्या होती है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हाइड्रोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। के पानी का जो जमीन पे वजूद है, उसकी क्वालिटी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी मूवमेंट, इन सारी चीजों को स्टडी करना क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजी। क्या कहलाता है? हाइड्रोलॉजी। इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलॉजी किसको कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर, understanding its path, sources, and geopolitical dynamics. It's essential for any competitive public service एग्जाम के। जो रिवर नाइल है इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए बहुत से जो है टॉपिक्स हैं जिनको अंडरस्टैंड करना होगा ताकि हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है वो अच्छा सा हो जाए। कोर डायमेंशन एंड जियोग्राफिक रिकॉर्ड्स में देखा जाए तो इसकी टोटल लेंथ है 6,650 किलोमीटर। ये आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल लेंथ क्या है और आपको चार ऑप्शंस दी जा सकती हैं, तो आपने करेक्ट ऑप्शन के ऊपर टिक करना है। ये किलोमीटर्स में भी बताया हुआ है और माइल्स में भी बताया हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 4,132 माइल्स इसकी लेंथ है। किलोमीटर्स में कितनी है? 6,650। और माइल्स में कितनी है? 4,132। ये आप लोग याद रख लें। हाइड्रोलॉजी को भी याद रख लें क्या कहलाती है हाइड्रोलॉजी। और इसकी रिवर नाइल की जो टोटल लेंथ है उसको भी जहन में रखें। और आप लोग अपनी कॉपी पेंसिल पास रखा करें ताकि आप बाद में शोर ना मचाएं कि हमें नोट्स दें, नोट्स दें। नोट्स खुद के बनाए हुए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग कॉपी पेंसिल जरूर पास रखा करें और यूं ना कहा करें कि एक वक्त में हम या लेक्चर ले सकते हैं या लिख सकते हैं। लेक्चर के साथ साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिखा भी जा सकता है। इट इज ट्रेडिशनली रिकग्नाइज्ड एज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। इसको लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है। द रिवर ऑफ नाइल को लॉन्गेस्ट रिवर का खिताब दिया जाता है। डायरेक्शन ऑफ फ्लो, इट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करता है। दिस इज एन अनयूजुअल ट्रेड फॉर मेजर रिवर्स एंड इज ए फेवरेट ट्रिक क्वेश्चन इन एग्जाम्स। आउटफ्लो माउथ, इट एम्प्टीज इनटू द मेडिटेरेनियन सी। ये मेडिटेरेनियन सी में एम्प्टी होता है, यानी इस ये जाके गिरता है मेडिटेरेनियन सी में वाया अ मैसिव फर्टाइल डेल्टा ऑन नदर्न इजिप्ट।
इजिप्ट के नदर्न एरियाज में जो मेडिटेरेनियन सी है उसके अंदर ये गिरता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि आउटफ्लो कौन कहाँ पर है इसका, रिवर ऑफ नाइल का, तो आपने बताना है कि ये मेडिटेरेनियन सी में जाके गिरता है नदर्न इजिप्ट की साइड से। द टू प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज, इसकी टू प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज क्या हैं जी? द नाइल इज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जेंस ऑफ टू डिस्टिंक्ट मेजर रिवर्स, के दो जो अहम और मेजर रिवर्स हैं उनके साथ कन्वर्जेंस करता है। यू मस्ट memorize their individual sources and characteristics. The White Nile प्राइमरी सोर्स इसका है जी लेक विक्टोरिया, बाउंडेड बाय युगांडा, तंजानिया एंड कीनिया। युगांडा, तंजानिया और कीनिया के अंदर जो लेक विक्टोरिया है ये इसका प्राइमरी सोर्स है। इसको यहाँ पर व्हाइट नाइल का नाम दिया जाएगा। और इसके करेक्टरिस्टिक्स में है, इट रिप्रेजेंट्स द लॉन्गर हेड वाटर स्ट्रीम ऑफ द नाइल, maintaining a steady continuous volume of water throughout the year। और इसका जो दूसरा करेक्टरिस्टिक है, ये ब्लू नाइल है। प्राइमरी सोर्स द लेक टाना, लोकेटेड इन हाईलैंड्स ऑफ इथोपिया। इथोपिया की जो हाईलैंड्स है वहां पर एक लेक है, लेक टाना। यहाँ पर भी इसका प्राइमरी सोर्स है और यहाँ पर इसको ब्लू नाइल के नाम से याद किया जाता है। इसके करेक्टरिस्टिक्स में शामिल है, इट सप्लाइज द vast majority of the actual water and fertile silt डाउन रिवर। यहाँ पर जो ब्लू नाइल है यहाँ पर वास्ट जो एक्चुअल वाटर है और फर्टाइल वाटर जो यहाँ पर मौजूद है। इट प्रोवाइड्स रफली 80 to 85% ऑफ द टोटल वाटर वॉल्यूम एंड रीचेज इजिप्ट स्पेशली ड्यूरिंग द समर मॉनसून फ्लड्स। यहाँ पर 80 to 85% टोटल वाटर है और ये इजिप्ट में दाखिल होता है मॉनसून के फ्लड्स के साथ। द कन्फ्लुएंस मीटिंग पॉइंट, the White Nile and the Blue Nile merge to form a main Nile River at Khartoum, which is the capital city of Sudan। सुडान का जो कैपिटल सिटी है खर्तूम इसको कहेंगे। वहां पर ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आपस में मर्ज हो जाते हैं। इसकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड राइपेरियन स्टेट्स कौन 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 सी हैं? इसकी पॉलिटिकल ज्योग्राफी और राइपेरियन स्टेट्स में शामिल हैं। प्राइमरी बेनिफिशरीज में इजिप्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है रिवर ऑफ नाइल की, क्योंकि यहाँ पर से ही रिवर ऑफ नाइल शुरू होता है। इजिप्ट एंड सुडान हाईली डिपेंडेंट ऑन इट फॉर एग्रीकल्चर एंड वाटर सिक्योरिटी। वाटर सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पर इजिप्ट और सूडान इस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। द सोर्स बेसिन कंट्रीज इथोपिया, युगांडा, कीनिया, तंजानिया, रवांडा, बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी और साउथ सूडान एंड इरिट्रिया। ये सारे जो इलाके हैं ये सोर्स बेसिन कंट्रीज हैं और ये भी रिवर ऑफ नाइल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चरली भी और दूसरे तमाम जो सोर्सेज हैं ज्योग्राफिकली भी। फेमस हिस्टोरिकल कोट, द एंशिएंट ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस फेमसली रोट दैट इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ नाइल। जो नाइल रिवर है इसके इर्द गिर्द जो इजिप्ट का इलाका है ये वाक़ है, इसलिए इजिप्ट को नाइल का गिफ्ट कहा जाता है। रिफ्लेक्टिंग दैट द कंट्रीज एंटायर सिविलाइजेशन सर्वाइव प्योरली बिकॉज ऑफ द रिवर्स एनुअल फ्लड्स, के इसके जो एनुअल फ्लड्स हैं इसकी वजह से जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है वो सरवाइव करती है और अपना एग्रीकल्चर को मेंटेन करती है। मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स एग्जाम्स रफली। S1 हाई डैम, इसमें आप देखते हैं कि कौन कौन से डैम्स शामिल हैं। S1 हाई डैम इजिप्ट में है, कंप्लीटेड इन 1970। यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सा डैम शामिल है रिवर ऑफ नाइल में इजिप्ट में जो मौजूद है, तो आप इसका नाम बता सकते हैं S1 हाई डैम। और साथ में पूछा जा सकता है कि इजिप्ट में कौन सा डैम कौन से सन में बना था, तो ये भी आप लोग याद रखें। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा वेट करें।
जी हम एसवन हाई डैम को स्टडी कर रहे थे, completed in 1970. This massive dam controls the annual flooding of the Nile, provides immense hydroelectricity and created Lake Nasser, one of the largest man-made reservoirs in the world. जी एसवन हाई डैम को हम स्टडी कर चुके हैं। ग्रैंड इथोपियन रिनेसां डैम, GERD, ग्रैंड इथोपियन रिनेसां डैम, the massive recently constructed gravity dam on the Blue Nile in Ethiopia. It is major flashpoint for the modern geopolitical tension between Ethiopia, Sudan, and Egypt, regarding downstream water right now. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो आप ये स्टडी कर लें कि ग्रैंड इथोपियन रिनेसां डैम जो है वो रिवर ऑफ नाइल का हिस्सा है। तो यहाँ तक हम रिवर ऑफ नाइल के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को स्टडी कर चुके हैं। इसकी लेंथ कितनी है ये भी हमें माइल्स में और किलोमीटर्स में पता चल चुकी है। ब्लू नाइल और जो है वाइट नाइल का भी हमें पता चल चुका है कि क्या होता है। उसके अलावा हमने यहाँ पर कुछ जो है ना पॉइंट्स मैंने रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सिनोनिम्स कुछ रखे हैं ताकि आप लोगों की वोकैबुलरी जो है इनहेंस की जाए साथ के साथ, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो साथ के साथ जब तक इनहेंस नहीं होगा तो एक दिन में करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये पास्ट पेपर में है, पास्ट पेपर में, ठीक है। पेरिश है जी, फर्स्ट वर्ड लिटरल मीनिंग है टू डाई, बी किल्ड और एक्सपायर्ड, हलाक हो जाना इसका उर्दू में मीनिंग है। और इसका टू डाई, बी किल्ड और एक्सपायर, फौत हो जाना, हलाक हो जाना। इसके सिनोनिम्स में शामिल हैं डाई, फॉल, एक्सपायर, किक। यहाँ पर 10-10 करते जाएंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। पैरिश का क्या मतलब है? हलाक हो जाना। जब आपको मीनिंग का पता होगा तो आप उसके सिनोनिम्स को अच्छी तरह से टिक कर सकेंगे और एंटोनिम्स को भी इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सर्वाइव, लाइव, लाइफ। बोनस इडियम है जी, किक द बकेट। किक द बकेट means to draw your last breath or die. You can use the synonym kick to easily remember this idiom. इसको इस idiom को kick के हिसाब से याद कर लें तो आप अच्छे से इसको याद रख सकेंगे। आपको आवाज कट रही है तो आप लोग अपना नेट को जो है ना वो देखें क्यों नहीं आ रही आवाज। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे ये वर्ड तो बहुत ही आसान है। लिटरल मीनिंग है इसके जी क्लियर, सी थ्रू और क्लियर कट, बिल्कुल साफ सुथरी नजर आने वाली चीज। लाइक क्लीन वाटर विच हैज नो कलर। सिनोनिम्स में है क्लियर, एक्सप्लिसिट, डिस्टिंक्ट, ऑब्वियस, ल्यूसिड। ल्यूसिड also means explicitly clear. होपफुली यू अंडरस्टैंड ट्रांसपेरेंट मीनिंग। लिटरल मीनिंग की समझ आ गई है ना? बिल्कुल साफ साफ नजर आने वाली चीज को ट्रांसपेरेंट का नाम दिया जाता है। इसके सिनोनिम्स में शामिल हैं क्लियर, एक्सप्लिसिट, डिस्टिंक्ट, ऑब्वियस, ल्यूसिड। एंटोनिम्स में शामिल है जी ओपैक। ओपैक होता है जिसमें से नजर ना आए। ड्यूबियस, डाउटफुल, अनक्लियर, ऑब्स्ट्रूस, इनडिस्टिंक्ट। एमेच्योर, लिटरल मीनिंग है जी इसके एन इनएक्सपीरियंस पर्सन, जो जिसका कोई एक्सपीरियंस ना हो, कहते हैं ना कि ये मेच्योर नहीं है, तो इसको एमेच्योर का नाम दिया जा सकता है।
नॉन प्रोफेशनल ना हो या बिगिनर हो। एक्सप्लेनेशन अनलाइक अ प्रो हु इज एन एक्सपर्ट एंड एमेच्योर लैक्स एक्सपीरियंस। सिनोनिम्स में शामिल है इनकम्पिटेंट, लेमैन। ये अक्सर जो है ना पास्ट पेपर्स में देखे गए हैं ये वर्ड्स, तो इनको आप अच्छे से स्टडी कर लें। लेमैन, इनएप्ट, वेयर एप्ट मीन्स एक्सपर्ट, इनएप्ट मीन्स अनस्किल्ड, के जहाँ पर एप्ट का मतलब होता है स्किल्ड और या एक्सपर्ट या प्रोफेशनल, इनएप्ट का मतलब होता है अनस्किल्ड। मेलाड्रॉइट एंटोनिम्स में शामिल है प्रोफेशनल, एड्रॉइट, एक्सपर्ट, कॉम्पिटेंट। मेमोरी ट्रिक है जी। द रूट वर्ड मेल मीन्स बैड और मेसी, सो मेलाड्रॉइट मीन्स अनस्किलफुल while adroit means expert। तो इनके इस तरह से आप लोग मीनिंग याद रख सकते हैं मेमोरी ट्रिक्स को देखते हुए भी। नोशन, नोशन है जी नेक्स्ट वर्ड। लिटरल मीनिंग है एन आइडिया, कॉन्सेप्ट, बिलीफ और इंटेंट। कोई भी आइडिया कह लें, कोई भी ख्याल कह लें, कॉन्सेप्ट को कह सकते हैं, किसी भी अकीदे को कह सकते हैं आप नोशन। इसके सिनोनिम्स में शामिल है आइडिया, बिलीफ, ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू, हंच। यहाँ पर मैंने पास्ट पेपर्स में देखा था इसके सिनोनिम्स में हंच लिखा हुआ था, तो आपने हंच को टिक करना है अगर सिनोनिम्स आएंगे तो। एंटोनिम्स में रियलिटी या ट्रस्ट शामिल है। अप्रोचेबल, अप्रोचेबल लिटरल मीनिंग है एक्सेसिबल, फ्रेंडली और इजी टू टॉक टू, यानी जिससे हम आसानी से बात कर सकें, जिससे हम आसानी से मिल सकें, उसको अप्रोचेबल कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन में व्हेन यू से someone is approachable, it means you can easily reach out to them due to friendly relations। सिनोनिम्स में शामिल हैं फ्रेंडली, कॉन्जीनियल, कॉर्डियल, एक्सेसिबल। कॉर्डियल अक्सर लिखा हुआ होता है इसके पास पेपर्स में, या कॉन्जीनियल। तो अप्रोचेबल के सिनोनिम्स में शामिल है कॉन्जीनियल या कॉर्डियल। एंटोनिम्स में शामिल है इनएक्सेसिबल, अलोफ, आइसोलेटेड, कीपिंग टू वन सेल्फ। ये आप लोग अच्छे से याद करें। ये जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को याद करने का जो काम है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ट्रंक्विल, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल लिटरल मीनिंग है पीसफुल, काम एंड सीरीन। सिनोनिम्स में शामिल है पीसफुल, रिपोजफुल, काम, सीरीन। एंटोनिम्स में शामिल है जी डिस्ट्रीब्यूटेड, बिजी, एक्साइटेड और नॉइजी। जी हाँ जी, सब याद करना है आप लोगों ने, इतना ज्यादा नहीं है, हार्डली 9 पेजेस हैं, तो ये इतना ज्यादा काम नहीं है कि मैं आपको ओवरबर्डनाइज कर रही हूँ। कोइंसिडेंस, कोइंसिडेंस, हाँ ये थोड़ा सा वक्त लगाएंगे। और अगर आप लोगों ने, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि कॉपी पेंसिल पास रखा करें ताकि आपको अभी से याद हो जाए। जब आप कॉपी पेंसिल से लिखते हैं ना तो आपको आधा याद हो जाता है, जब आप उसको दोबारा से स्टडी करते हैं तो आपको पूरे से याद हो जाता है। तो आप साथ में कॉपी पेंसिल जरूर रखा करें, इसको बाद के टाइम के लिए ना उठा रखा करें कि हम बाद में लिख लेंगे। बाद में नहीं लिखना होता, साथ के साथ लिखना होता है। लिटरल मीनिंग में है जी, क्या हम वर्ड पढ़ रहे थे कोइंसिडेंस नंबर 7 पे। कोइंसिडेंस लिटरल मीनिंग है अ रिमार्केबल concurrence of events separately by apparently by chance। कि कोई भी चीज अचानक से हो जाना कोइंसिडेंस कहलाता है। सिनोनिम्स में शामिल है जी एक्सीडेंट, अकरिंग सडनली, अचानक से हो जाना। सेरेंडिपिटी, कोइंसिडेंटल लक, फेट, फॉर्चून। एंटोनिम्स में शामिल है कैजुअल, नॉट एक्सीडेंटल, हैपनिंग विद अ सीक्वेंस, कॉज, डिसएग्रीमेंट। कॉम्बैट, बजाय इसके कि आपको 200 300 या इससे भी ज्यादा सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एक दिन में याद करना पड़े, मैं आपको साथ के साथ 10 दिन 10 10 रोजाना के दूंगी ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। कॉम्बैट में लिटरल मीनिंग टू स्टॉप, इसको किसी को भी स्टॉप करना, फाइट और रेजिस्ट एंड अटैक।
explanation when someone attacks, the act of defending or confronting them in is combat। के किसी को भी डिफेंड करने का नाम कॉम्बैट कहलाता है। कब कोई अटैक करे तो उसको डिफेंड करना कॉम्बैट कहलाता है। एंटोनिम्स में शामिल है स्पोर्ट, फ्रेंडली, एमिकेबल, फैक्चुअल, लिटरल मीनिंग बेस्ड ऑन द फैक्ट्स, ट्रूथ और रियलिटी। सिनोनिम्स में शामिल है ट्रूथफुल, रियलिस्टिक, रियलिटी। एंटोनिम्स में शामिल है फैसिटियस, फैसिटिटियस, इमेजिनरी, फॉल्स, फिक्शन। इन सब को एंटोनिम्स में शामिल करें आप। फैक्चुअल सर्व्स एज द डायरेक्ट एंटोनिम टू द वर्ड नोशन, आइडिया कवर्ड अर्लियर। Annihilate. The next word is literal meaning is क्या है? To completely destroy, wipe out, to reduce to nothing. So example में used in lecture a political statement mentioning the absolute destruction or annihilation of nuclear sites. Synonyms में शामिल है destroy, obliterate, liquidate, efface, to erase। ये सब इसके सिनोनिम्स में शामिल है। और एंटोनिम्स में क्रिएट, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट एंड न्यू। तो आज के लिए इतना ही हमारा लेक्चर होगा। इंशाल्लाह कल हम नए लेक्चर के साथ आएंगे और कोशिश किया करें कि रोजाना क्लास अटेंड करें। If you are having any question, then you can ask in the group.